हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं विद सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। बस उसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम छोटा मोटा थोड़ा सा रिवीजन कर ले। तो वो रिवीजन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो हमने चीज सीखी वो थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने देखा कि 6 रेशियो यानी कि 6 फंक्शन है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 फंक्शन हमने देखा। इसके पीछे थीटा लगा दोगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 फंक्शंस हमने देख लिए थे। अब इन्हीं फंक्शंस में कुछ चीजें जो आगे आपको काम आ सकती है या ट्रिक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उन चीजों की बात कर लेते हैं। इन 6 फंक्शंस में से एक रेगुलर बोल सकते हो और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बोल सकते हो। रेगुलर फंक्शंस में कौन कौन आएगा? साइन, कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, कोसाइन ही कॉस है, ठीक है। फिर टैन रेगुलर फंक्शंस में आएगा, जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, और कोटेंजेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। बाद में कोटेंजेंट हो गया सेक, कॉस एंड सेक, साइन आ गया, कोसाइन आ गया, टैन आ गया, कॉट आ गया, सेक एंड कोसेक थीटा। तो ये जो फंक्शंस हैं वो आपके रेगुलर रेशियो या रेगुलर फंक्शंस बोल सकते हो, जबकि इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कहेंगे। तो रेगुलर फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, चीजें आपको समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। अभी इनवर्स फंक्शन भी काफी इजी है, इसको समझ लो। साइन का उल्टा यानी कि उसके जो टर्म्स है उसको उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा कॉसेक। जैसे इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स याद रखते हो, इसी में याद रखो कि साइन का उल्टा यानी कि इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। ये सारी चीजें आगे काम आने वाली है, तो इसको याद रख लेना। तो ये छोटा सा रिवीजन भी हो गया। तो 6 फंक्शंस है, साइन कॉस सेक, सॉरी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। उसमें से 3 रेगुलर फंक्शन है, साइन, टैन एंड सेक, जबकि 3 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, कोसाइन, कोटैन यानी कि कॉट। अच्छा, ये भी देख लो कि कोसाइन मतलब कॉस है, कोटैन मतलब कॉट है, और कॉसेक तो कॉसेक ही है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हो गए। बाद में हमने बात कर ली इनवर्स फंक्शन की। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो ये चीज आप ध्यान रखो। अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं विथ एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, इन ट्राइंगल OPQ, किसी ट्राइंगल OPQ के अंदर राइट एंगल एट P, और वो राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है P के पास। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। OP जब हम फिगर बनाएंगे देखते हैं परपेंडिकुलर है या बेस। एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये चीज शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या आ गया, नया प्रॉब्लम है, बट ट्रस्ट में इसमें कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही बनता है कि सबसे पहले फिगर बना दो। तो सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। ट्राइंगल एक बना दिया जो राइट एंगल है किसी एक एंगल पे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो एंगल होगा P। तो राइट एंगल बनाने के बाद बाकी के जो नाम है ONQ, उसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो, उससे प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट एंगल एट P, OQ माइनस PQ। अच्छा, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोनों जगह पे क्यू मांगा हुआ है। अच्छा एक चीज देखो, आपको क्यू और थीटा में कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे जैसे कर सकते हो, मैं क्यू को पूंछ बना के लिखता हूं और थीटा को ऐसा सीधा ही लिखता हूं, ठीक है। तो ये है आपका क्यू, ये है आपका थीटा, और ये सही भी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि क्यू ढूंढना है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नजदीक वाला बेस होगा, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है। तो अभी परपेंडिकुलर यानी कि ओपी 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू आपको पता ही है हाइपोटेनियस है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू के बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ क्यू आप ले लो हाइपोटेनियस H माइनस पी क्यू यानी कि बेस, तो हाइपोटेनियस माइनस बेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। इसको हम आगे पाइथागोरस में इस्तेमाल करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक जितने भी प्रॉब्लम किए उसमें यही था कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो हम इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। हम ये जानते ही हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास है नहीं, वैल्यू दी नहीं गई है, तो अभी बेस को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की जगह पे क्या मैं b प्लस 1 लिखूं तो चलेगा? चलेगा। p यानी कि परपेंडिकुलर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है टू द होल स्क्वायर, और बेस आपके पास नहीं है तो b को b ही रहने दो टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मेरे दिमाग में आ रही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b1 यानी कि 2b हो जाएगा, राइट। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस बी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सेम साइन है तो हम उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 49, प्लस 1 को उस तरफ लेके जाओ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48, 2 को उस तरफ लेके जाओ तो डिवाइड बाई 2, तो 2b इज इक्वल टू 48, तो b इज इक्वल टू 24। तो बेस हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। अभी हाइपोटेनियस के लिए फिर से पीजीटी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे ढूंढे? हमारे पास ये है कि हाइपोटेनियस माइनस बेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1 प्लस बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1 प्लस बेस हम लिख सकते हैं। 1 वैसे का वैसा, बेस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आपको हाइपोटेनियस पे मिल गया। अभी क्योंकि तीनों वैल्यू मिल ही गई है तो कौन सी बड़ी बात है साइन क्यू और कॉस क्यू ढूंढने में, उसको भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है साइन क्यू, अभी ये फंक्शन तो आपको याद रह गया होगा कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, उससे भी आप याद रख सकते हो। परपेंडिकुलर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका आंसर 1। सिमिलरली कॉस क्यू की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका आंसर 2। ये हो गया पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। इसी के जैसा प्रॉब्लम और एक है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10p माइनस कॉट r। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। p के टाइम अगर आप p ढूंढ रहे हो तो उसके लिए जब आप p वाला रेशियो लो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, जबकि आप r लेते हो तो r के टाइम ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें आसान है।
सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि बाय यूजिंग पीजीटी हम तीसरी साइड ढूंढ लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पता ये है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, चलो ये ऐसे नहीं लिखते क्योंकि इसमें पता नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा। हाइपोटेनियस मान सकते हो पर परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, अलग अलग एंगल्स है इसलिए। तो हम यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। पी आर यानी कि 13 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि 12 टू द होल स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी कि क्यू आर पता ही नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। 13 इज 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप चाहो तो साइड चेंज करके भी लिख सकते हो, तो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अच्छा, हर स्टेप के आगे देयरफॉर की निशानी होना जरूरी है वरना एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे 144 को मैं ऑपोजिट साइड लेके जाऊँ क्योंकि ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो क्यू आर स्क्वायर is equal to 169 minus 144 which is equal to 25। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमको पता यह है कि या तो इसका स्क्वायर रूट निकालो या तो दोनों जगह स्क्वायर लेके काट दो। मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू आर मिल गया जो कि है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अभी तीनों साइड मिल जाने के बाद हमारा काम काफी आसान हो जाता है। क्या काम आसान हो जाता है? अभी क्योंकि तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल है तो हमें tan P निकालना है। tan P, अगर tan P की बात करूं तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, अगर P एंगल ले रहे हो तो उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। यानी कि tan का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हो जाएगा QR और बेस की बात करें तो वो हो जाएगा PQ। हाँ, तो यहाँ पे QR की वैल्यू हमने अभी ढूंढी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 ये हो जाएगा आपका tan P। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना बाकी है। cot R की बात करें, cot R, तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन, तो cot किसका इनवर्स फंक्शन है? tan का। तो cot का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/tan R। tan R का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। तो अभी R की बात करूं, R की बात करूं तो R के लिए बेस कौन सा है? 5 सेंटीमीटर यानी कि QR। और परपेंडिकुलर कौन सा है? तो बोले तो PQ। QR की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका दूसरा जवाब। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों 5/12 5/12 ही है। तो अगर मैं tan P माइनस cot R करूं तो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR, चलो तो सबसे पहले हमारा काम यही बनता है कि ट्रायंगल को हम बना दे। तो इन ट्रायंगल PQR कहाँ पे राइट एंगल है वो अभी हमें नहीं पता, देख लेते हैं क्वेश्चन में। राइट एंगल एट Q के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। PQ प्लस PR प्लस QR
इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर क्यू आर, हाँ पी आर क्यू आर, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हर जगह पे P ही है, तो हर जगह पे P ही है, तो उसके सामने हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। क्योंकि एक ही एंगल दिया है तो हम लिख ही देते हैं ताकि हम जब रेशियो निकालें हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और PR प्लस QR, PR की अगर बात करें तो वो है हमारा हाइपोटेनियस, और QR की बात करें तो वो है हमारा परपेंडिकुलर। इन दोनों का एडिशन मिला के 25 सेंटीमीटर है। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे हमारी ज़रूरत के हिसाब से। अभी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, जो कि बात की बात है। सबसे पहले हमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम को इस्तेमाल करके हम सारी वैल्यूज निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस लिख देता हूँ। तो अभी बाय यूजिंग पीजीटी हमें पता ही है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास दिया नहीं है, बट हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला जरूर से है हमारे पास। तो क्या मैं हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25 माइनस पी लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 माइनस पी टू द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी हमारे पास नहीं है तो पी को पी ही रहने दो, प्लस बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 टू द होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस हिसाब से मैं जाऊं तो a स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर इज 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a यानी कि 225 जा 50 एंड b यानी कि p, तो ये हो जाएगा 50p विच इज इक्वल टू p स्क्वायर इज नथिंग बट p स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस 25 स्क्वायर यहाँ पे भी है, प्लस कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है, 25 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। माइनस 25 को मैं सामने भेज दे रहा हूँ और प्लस 25 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, एक ही स्टेप में दो चीजें कर रहा हूँ। तो कैन आई राइट 625 25 माइनस माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 50p था, उस तरफ चला गया तो 50p। 625 माइनस 25 इज 600 इज इक्वल टू 50p। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि p इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50। 0 0 विल गेट कैंसल, 12 5 जा 60। तो कैन आई राइट p इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर आ गया है। अभी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। हाइपोटेनियस करने के लिए फिर से पीजीटी करने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेनियस माने क्या? तो 25 माइनस पी। 25 हमारा कितना, हाँ 25 तो 25 है, पी हमारा मिल गया है 12, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 13। तो हाइपोटेनियस आप ऐसे ही ढूंढ सकते हो, मैंने यहाँ पे प्राप्त तरीके से। ठीक है, तो अभी 3 वैल्यूज हमें ढूंढनी है, तीनों को हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीनों इजी ही हैं। साइन पी की बात करूं तो सबको फॉर्मूला याद रह ही गया होगा, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 12 अपॉन 13 ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सिमिलरली कॉस पी की बात करें तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास, बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 30 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेकंड आंसर।
tan p की बात करूं तो tan p का फॉर्मूला आपको पता ही है, p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है 12 सेंटीमीटर, बेस आपके पास है 5 सेंटीमीटर, सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस एंड टेन, साइन कॉस एंड टेन, हाँ सही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। अभी मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको लिखने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि वो प्रॉब्लम आप ज़रूर से करें ताकि ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने प्रैक्टिस वर्क से निकाले हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी और बी सी दोनों दिया गया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है। कॉस ए के कॉस सी आपको ढूंढना है, ए और सी, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। पहले तो पीजीटी से तीनों की तीनों वैल्यू निकाल दो, बाद में ये चार वैल्यूज निकाल दो, इट विल बी इजी फॉर यू। इन ट्राइंगल एबीसी की बात की है, बी पे राइट एंगल है, ए बी और बी सी दोनों दिया गया है, साइन है कॉस है, साइन सी कॉस सी, सिमिलर सा ही है बट इसमें कॉस और कॉसेक था, यहाँ पे साइन और कॉस है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार ए एक बार सी इस तरीके से है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो इस बार का छोटा है बट मैं आपके लिए एक स्टोरी जरूर से लाया हूँ। स्टोरी है गरुड़ और बतख की। जैसे कि आप जानते हैं सबसे आसमान में ऊंचा उड़ने वाला पंछी गरुड़ है, ठीक है, और बतख पानी या तालाब या नदी में तैरने वाला पक्षी है। गरुड़ बारिश के वक्त गीला ना हो जाए उस वजह से बादलों के ऊपर उड़ता है, जबकि बतख अपने आप को कहीं ना कहीं बारिश से छुपा लेता है। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी, अच्छा ये बात भी आप जान लो कि गरुड़ जो है वो अपना नेस्ट सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पे लगाता है। तो ऐसे ही एक गरुड़ ने, और गरुड़ का ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि वो काफी कम अंडे देते हैं गरुड़, जबकि बतख 6-7 अंडे एक साथ देते हैं। तो एक बार बड़ी पहाड़ के शिखर पे गरुड़ ने एक ही अंडा दिया। अभी बहुत ही ज़्यादा हवाएं तेज चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो अंडा लुढ़कते हुए नीचे के तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी ये उसका फॉर्च्यून समझो, किस्मत समझो या बदकिस्मती समझो, वो अंडा फूटता नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया की वजह से वो लुढ़कता लुढ़कता काफी सेफ वो बड़े से शिखर से, पहाड़ से नीचे आ जाता है तालाब के किनारे। अभी तालाब के किनारे पे ही बतख ने अपना अंडा लगाया हुआ है, 6-7 अंडे थे, उसमें बाजू में ये अंडा आके सेट हो जाता है। ये पूरा काफी रेयर इंसिडेंस है बट फिर भी मान लो कि ये हो गया। अभी धीरे धीरे बतख जो है वो सारे बच्चों को गर्म करती है और धीरे धीरे करके उनमें से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं। सारे बतख के चूजे धीरे धीरे उसमें से निकलने लगते हैं, जबकि गरुड़ का अंडा इट टेक्स लॉट्स ऑफ हिट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लेता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता है अंडे से बाहर निकलने के लिए। बट मामा बतख तो मामा बतख है, वो मानती नहीं कि ये किसी और का अंडा है, उसको उसी प्यार से उस अंडे के फूटने का इंतज़ार करती है। अभी काफी टाइम होने के बाद चूजे थोड़े थोड़े उसके बड़े हो गए, उसके बाद वो अंडा फूटता है। जैसे ही गरुड़ का अंडा फूटता है, देखने में आता है कि वो बतख के जैसा लग ही नहीं रहा। तो सारे बच्चे बतख के उसके डर जाते हैं कि ये कोई फिजिकली हैंडीकैप या कुछ अलग ही है, ये हमारा भाई नहीं हो सकता। तो उसमें से अंडा निकलती है, बट मामा बतख तो मामा बतख है, वो उसको बोलती है तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ये मेरा बेटा है और मैं इसको बड़ा करूंगी। गरुड़ के बच्चे को भी ये नहीं पता होता कि वो गरुड़ है और वो बतख को ही अपनी माँ मान के चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, सारे बतख पानी में तैरना सीख जाते हैं।
जबकि ये गरुड़ का बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले पानी में तैरना उसके बस की बात नहीं है। तो सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, सारी बतख कम्युनिटी इस गरुड़ के बच्चे को चिढ़ाती है कि तुमसे नहीं होने वाला, ठीक है, तुम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम अडॉप्टेड हो, तुम हमारे भाई हो ही नहीं सकते। बट मम्मा बतख है वो ये भरोसा नहीं कर सकती, वो अपने बेटे को बोलती है नहीं तू मेरा ही बच्चा है और तू सीख ही जाएगा, तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। गरुड़ भी उनकी माँ पे भरोसा कर देता है, धीरे धीरे करके सारे बतख की शादियां होने लगती है, कोई रॉयल बतख फैमिली में चला गया, कोई गरीब बतख, कोई मिडिल क्लास बतख फैमिली में चला गया, सब अपने बिजनेस में बिजी हो गए, किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, कोई नौकरी कर रहा है 9 के 6 की, कोई टीचर बन गया मेरे जैसे, सारे बतख अपने लाइफ में सेट हो गए। और इस तरफ मम्मा बतख भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी, वो अभी उतनी कैपेबल नहीं रही कि अपने बच्चे के लिए खाना ला सके या उसको बड़ा कर सके। गरुड़ दूसरे हाथ पे सारी मम्मी की बातें मान रहा था, पर अभी उसको भी पता चलने लगा था कि अभी मम्मी बूढ़ी हो गई है। वक्त चलता गया, सारे बच्चे अपने अपने जगह पे निकल गए, लास्ट में सिर्फ मम्मा बतख और गरुड़ ही बचते हैं। धीरे धीरे करके मम्मा बतख के भी छाने का वक्त आ जाता है, वो गुजर जाने वाली होती है। वो गरुड़ को बुलाती है, बोलती है बेटा कोई कुछ भी कहे तू मेरा ही बेटा है, तू फिक्र मत कर, तुझे भी अपने जैसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसा बोल के वो हरिधाम निकल जाते हैं। थोड़ा वक्त गया, उसने पूरी दिल से कोशिश की और पानी में बतख के जितना अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक तैरना सीख गया, अपने खाने का जुगाड़ करना भी सीख गया। एक दिन वो किनारे पे बैठा हुआ आसमान में देख रहा था, तब उसने गरुड़ को देखा उड़ते हुए और उसने ये बोला कि काश मैं इतना खराब बतख ना होके गरुड़ होता। वो है एक्चुअली गरुड़ है, बट क्योंकि मिस फॉर्चून वो बतख के अंडे के पास मिल गया, उसका बॉर्न एंड बॉटअप उसी तरीके से हुआ कि वो अपने आप को बतख मानने लगा, बट एक्चुअली वो था गरुड़। ये स्टोरी कुछ आपसे भी मिलती जुलती है। ईश्वर ने हर किसी को गरुड़ बना के भेजा हुआ है, यानी कि बादलों से ऊपर उड़ने के लिए भेजा हुआ है। बट कभी कभी प्यार के चलते, दोस्तों के चलते या किसी और के चलते आपको दुनिया बतख बनाने में लगी हुई है। अगर आप उड़ना चाहते हो फिर भी आपको तैराने में लगी हुई है, बट आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, एक बार कूद के तो देखिए, एक्चुअल वाला मत कूद जाना। पर हाँ, आपके पास पूरा पोटेंशियल है। किसी किसी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, किसी किसी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आप भी गरुड़ हो, आप भी काफ़ी पोटेंशियल वाले हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।